जी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ग्रेडल के अंदर हमने ऑथेंटिकेशन की डिपेंडेंसी जो है वो ऐड की थी। ओके। और जीसन फाइल जो है, जीसन फाइल हमने ऐड करवा ली थी। मैंने आपको क्रिएट जो है वो किस तरह से ऑथेंटिकेशन करवाते हैं ये सारा प्रोसेस करवा दिया। उसके बाद लॉगिन वाला भी सेम उसी तरह ही था कि हम लॉगिन ज़ाहिर सेम क्रीडेंशियल्स के साथ साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, जिस तरह से यहाँ पे आ रहा है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, सेम इसी तरह ही साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह ईमेल एंड पासवर्ड आप दोनों ऐड करते हैं। ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि किस लिए यूज़ हो रहा होता है। ये मेथड है ऑन कंप्लीट का मेथड, ओवरराइडेड मेथड आपको देता है जो कि आपको टास्क प्रोवाइड करता है। इस टास्क के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपकी डाटाबेस के अंदर मतलब अथेंटिकेशन जो है वहाँ पे कंप्लीट सक्सेसफुली हो गई है या नहीं। अगर हो गई है तब भी आपको रिस्पॉन्स कर देगा, अगर नहीं हुई तब भी रिस्पॉन्स कर देगा। तो ये फायर बेस का जो प्रोजेक्ट था ये था, और इसके अंदर हमने दो एंट्रीज करवा कर देख ली थी। आइडेंटिफायर यहाँ पे जो आप ईमेल आईडी देंगे वही आएगा, और यहाँ पे प्रोवाइडर्स में अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ, ये क्रिएट मैंने कब किया, साइन इन और ये चीज़ें यूज़र आईडी, हर एक यूज़र की एक यूनिक यूज़र आईडी वो आपको प्रोवाइड करेगा बेसिकली। यहाँ पे आप उसको खुद से, जब आप डाटाबेस बनाते हैं किसी और लैंग्वेज के अंदर तो वहाँ पे आप उसको समटाइम आईडी, जैसे जैम जब आप यूज़ करते हैं तो उसको आईडी भी आप खुद ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमने लास्ट टाइम किया था एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर, वहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी थी। तो वो ऑटो इंक्रीमेंट हो, आप जितनी बार एंट्रीज करते थे वो एक ऐड करवा देता था आगे। ठीक है, अगर 3 एंट्रीज आपने पहले से की है, चौथी की है तो उधर लिख देगा 4 5 6 7, इसी तरह ऑटो इंक्रीमेंट करता जा रहा था। लेकिन फायरबेस के अंदर क्या करता है, आपको ऑटोमेटिकली एक यूनिक आईडी वो जनरेट करके दे देता है उस ईमेल आईडी के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये अभी तक हमने ऑथेंटिकेशन देखा था। ऑथेंटिकेशन के बाद हमने अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे साइन इन मेथड के अंदर सिर्फ हमें वो प्रोवाइड कर रहा है कि ईमेल एंड पासवर्ड है, फ़ोन के ज़रिए हम कर सकते हैं, गूगल, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब भी आप रजिस्टर करवाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपकी सिर्फ ईमेल एंड पासवर्ड होता है। आपके पास यूज़र नेम भी आ रहा होता है, आपके पास फ़ोन नंबर भी आ रहे होते हैं, आपके पास मे बी जेंडर भी हो, इस तरह की फर्दर मल्टीपल चीज़ें और भी होती हैं। तो अगर वो करना हो तो क्या करना चाहिए हमें, तो इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। तो ये आज हम वो सीखेंगे कि डेटाबेस के अंदर, मतलब अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है, हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड तो दे दिया, बाकी यूज़र की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी, वो कहाँ पे हम स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम डेटाबेस यूज़ करेंगे। मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स बताती हूँ कि हम किस तरह से करेंगे। हमारे पास बेसिकली बेटा दो डेटाबेस है, फायरबेस फायरस्टोर डेटाबेस है और रियल टाइम डेटाबेस है। अच्छा, मेरे पास दो अकाउंट ओपन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। है तो दोनों सेम ही है, दोनों जीमेल अकाउंट है, लेकिन एक के ऊपर फायरस्टोर डेटाबेस आ रहा है, एक के ऊपर रियल टाइम डेटाबेस आ रहा है। ये देखें, फायरस्टोर डेटाबेस और एक के पास रियल टाइम डेटाबेस। एंड आई डोंट नो कि एक के पास फायरस्टोर डेटाबेस आ रहा है और एक बार, लेकिन है दोनों सेम ही हैं। मतलब जस्ट डेटाबेस आगे उसने कंफर्म नहीं किया, मे बी ये आईडी ज़्यादा ओल्ड है, शायद इस वजह से यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा। लेकिन खैर हमने तो काम करना है, मैंने इस पे भी काम करके देखा, सेम वही रिस्पॉन्सेज आ रहा है, सेम इस पे भी वही रिस्पॉन्स आ रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे, ये मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ था। ठीक है, मैं उसकी जस्ट अभी आउटपुट आपको दिखा देती हूँ, फिर हम खुद से इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे। ये मेरे पास ऑथेंटिकेशन थी और मल्टीपल ऑथेंटिकेशन जो है यहाँ पे मैंने करवाई हुई है। ये 1 to 9 यहाँ पे शो हो रही है आई थिंक। तो ये यूनिक आईडी के अगेंस्ट जो भी पासवर्ड, अगर आपने पासवर्ड चेंज करना हो ना तो आप यहाँ पे करें और रीसेट पासवर्ड करें आपकी ईमेल आईडी के अगेंस्ट। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी के अगेंस्ट वो एक कोड या लिंक सेंड कर देगा, आप उस पर क्लिक करें, वहाँ पे अपने आईडी और उसका पासवर्ड। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप रजिस्टर करने लगें तो वो अपनी आईडी जो है, ऑथेंटिकेटेड आईडी जो है वो दें, अदरवाइज फिर आपका डाटा लॉस होने का ही खदशा होगा कि आपको फिर पासवर्ड जो है वो भूल गया और यहाँ पे आप रीसेट भी नहीं कर सकते, फिर आप नया यूज़र अकाउंट यहाँ पे बनाएं और फिर उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फायर स्टोर डेटाबेस मैंने बनाई थी बच्चों के साथ, और ये बेसिकली प्रोजेक्ट बच्चों के लिए था, उन्होंने भी सारा इसके ऊपर काम किया था। तो यहाँ पे मैसेजेस हैं,
पहले मैं यूज़र दिखा देती हूँ। हर यूनिक आईडी के अगेंस्ट जो भी डाटा स्टोर हुआ है, जैसे ईमेल है, नेम है, फ़ोन है, तीन चीज़ें स्टोर हो रही हैं, ठीक है। फिर इसके अगेंस्ट जो स्टोर हुआ है, ये देखें, ये वाला स्टोर हुआ है। इस आईडी के अगेंस्ट कौन सा डाटा स्टोर हुआ है, हर एक यूज़र का डाटा हमने इस तरह से स्टोर करवाया। और जब भी आप क्लाउड फायर स्टोर यूज़ करेंगे तो इस तरह से आएगा, आपके पास ये कलेक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट जो है हर यूनिक आईडी के अगेंस्ट आपके पास डाटा स्टोर हो रहा होगा। इसी तरह रियल टाइम डाटाबेस भी बेसिकली इसीलिए यूज़ हो रही होती है, रन टाइम के ऊपर आपके डाटाबेस में वैल्यूज़ ऐड भी हो रही होती हैं। आप मोबाइल से उसको चीज़ को डिलीट करते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट उसी वक्त ही डिलीट हो जाएगी जब ऐड करते हैं तभी। फिर बच्चों ने मैसेजेस ऐप बनाई थी कि हर यूज़र एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहा था, ग्रुप चैट बेसिकली बनाई थी। ये मैं आपको भी बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से करते हैं। तो इस यूज़र ने इसको सेंड किया, सेंडर आईडी आ रही है, सेंडर नेम आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, तो ये किस कब सेंड किया, डेट आ रही है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये जिस तरह से ये वाला व्यू आ रहा है, सेम हमने इस तरह से व्यू बनाना है। और अच्छा, रियल टाइम डाटाबेस और फाइल स्टोर डाटाबेस के दरमियान आपने पहले डिफरेंस देख लेना, फिर मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। अच्छा, स्टोरेज उसके बाद यूज़ होती है। स्टोरेज किस लिए, आपने इमेजेस स्टोर करवानी है तो स्टोरेजेस यूज़ होती है, इसके लिए अलग से डिपेंडेंसी है। अच्छा, इन सब के लिए अलग से अभी हमने ओथ वाली की है, फिर फायर फायर स्टोर वाली करेंगे, डाटाबेस वाली करेंगे, फिर स्टोरेज वाले। अब स्टोरेज में हमने यहाँ पे, अब मैं क्लिक करती हूँ, मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। इमेजेस के नाम भी उसने खुद से आइडेंटिफाई किए हुए हैं, हमने कोई उसको नाम नहीं दिया, हमने जस्ट एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर सारे इमेजेस रख लिए हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी फर्दर। तो अभी आज सिंपल पहले सीखते हैं कि अथेंटिकेशन के बाद अगर हमने रजिस्ट्रेशन के बाकी चीज़ें जो है उसको स्टोर करवाना है तो उसको हम किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। तो आप फायर स्टोर के ऊपर जाएं। यहाँ पे जाने के बाद अब मैंने वो उसको क्लिक कर दिया हुआ है, तो ये मैं ये रियल टाइम डाटाबेस वाला ओपन करके दिखा देती हूँ कि आपने करना है क्या है। इस तरह ना आपके पास आ रहा होगा क्रिएट डाटाबेस, सेम इसी तरह फायर स्टोर के ऊपर भी आ रहा होगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह के बटन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के ऊपर आपके पास इसी तरह ही आ जाएगा, ठीक है। रूल्स पे जाना है, पहले भी हमने रूल्स के ऊपर क्लिक किया था, अब फिर आपने रूल्स के ऊपर जाना है। रूल्स के ऊपर क्लिक करने के ऊपर आपके पास यहाँ पे अलाउ रीड एंड राइट नल आ रहा होगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे नल नहीं करना, आपने करना है रीड एंड राइट इफ रिक्वेस्ट डॉट ऑथ, अगर अथेंटिकेशन नॉट इक्वल टू नल, अथेंटिकेशन जो है वो नल नहीं है, ऑलरेडी अथेंटिकेशन हो चुकी हुई है, तो क्या करो, वैल्यूज को रीड एंड राइट दोनों चीजें कर दो, ठीक है। ये वाला रूल आपने उसको करना है। और ऊपर पब्लिश का बटन बटन आ रहा होगा, तो आपने उस पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपके पास रूल्स जो है, सबसे पहला काम हमारा रूल का ही होता है। रूल आपने अगर एक्सेप्ट करवा दिया, देन आपका डाटा जो है इधर फर्दर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इधर आपने कुछ नहीं करना, हम सारा काम कोडिंग के थ्रू करेंगे। आप यहाँ पे गो टू डॉक्स में जाएं। यहाँ पे आपके पास सारी डिपेंडेंसीज वगैरह आ रही होंगी, आप यहाँ पे भी अपनी सारी डिपेंडेंसीज देख सकते हैं। अभी तक हमने अथेंटिकेशन वाली देखी थी। अथेंटिकेशन के बाद यहाँ पे मैं फंडामेंटल पे जाती हूँ, राइट। यहाँ पे आप जाएं नीचे, और ये सारी डिपेंडेंसीज ये देखें, अवेलेबल लाइब्रेरीज हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं। बूम है, एडमोब है। अच्छा, आपने एड्स लगाने हैं, उसके लिए भी वो आपको बता रहा है कि ये डिपेंडेंसी ऐड करें। एनालिटिक्स क्या होता है बेटा, एनालिटिक्स काम करते हैं बेसिकली, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है और एप्लीकेशन आपने पब्लिश कर दी है, ये पब्लिश नहीं भी की तो आपके पास क्रैशेस हो जाते हैं कि आप आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर रही है, किसी न किसी जगह पे क्रैश हो रहा है, तो मतलब एप्लीकेशन बंद हो रही है, किसी स्क्रीन के ऊपर बंद हो रही है। तो आप क्या काम करेंगे कि आप ये एनालिटिक्स अगर आपने किए होंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किस लाइन के ऊपर, किस जगह के ऊपर आपकी एप्लीकेशन क्रैश करी है और कितनी कितने लोगों के पास क्रैश की है। तो बेसिकली ये बड़ी अच्छी चीज़ है एनालिटिक्स। ऐप इंडेक्सिंग है एक चीज़, अथेंटिकेशन वाली हमने कर ली थी। अभी हमने क्या करना है, क्लाउड फायर स्टोर, ठीक है। फायर स्टोर वाली हमने डिपेंडेंसी यहाँ से कॉपी करें आप, ये उसका लेटेस्ट वर्जन भी बता रहा है।
तो आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएं। ये ग्रेडल यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसीज होती है। मैं इसको कंट्रोल डी करती हूँ क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऑथ की जगह ये डिपेंडेंसी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, क्लाउड फायर स्टोर। फायर स्टोर के बाद आप इसका वर्जन देख लेते हैं। इसका वर्जन अगर सेम है तो ठीक है। इसका वर्जन आ रहा है 22.12, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेती हूँ और इसको यहाँ पे 22.12 यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये मैंने एक डेटाबेस का सॉरी डिपेंडेंसी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद और भी डिपेंडेंसीज इसी तरह डेटाबेस की डिपेंडेंसी भी है यहाँ पे, फायर स्टोर और देख लेते हैं। और अगर कोई मुझे यहाँ पे ये डेटाबेस है, रियल टाइम डेटाबेस के लिए है। अगर आपने रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करनी है तो मैं इसको भी अभी फ़िलहाल इसको ऐड कर देते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये जो मैं क्रैश वाली बता रही थी, सॉरी बेटा, वो क्रैश वाली ये थी। और ये एनालिटिक्स की है। अगर आपने बाकी सारी चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं तो वो जो क्रैश करती है ना, वो ये वाली है। ठीक है, तो इमेजेस के लिए ये है, मैसेजिंग करने के लिए ये है। तो ये सारी डिपेंडेंसीज वो बेसिकली बता रहा है आपको। तो यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस वाली वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले मैं कर देती हूँ रियल टाइम वाली भी। ठीक है, और इसका वर्जन चेक कर लेते हैं। कहाँ गया ये 19.7.0। तो वर्जन का बेटा ख्याल रखिएगा, वो वाला वर्जन ना ऐड कर दें जो उसके पास है ही नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं 22 वाला अगर कर देती तो उसने कहना था ये तो अभी मार्केट में भी नहीं आया और आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसको सिंक करें, और सिंक करने के बाद फिर जस्ट थोड़ा सा कोड है हम वो करेंगे और हमारे पास जो है वो डाटा उसी तरह स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इमेजेस में भी मैं आपको स्टोर करना बता दूंगी कि हर यूज़र के अगेंस्ट अगर आपने इमेज स्टोर करनी है। लेकिन देखिए इसका एक ड्रॉबैक यही है कि इमेज जो है वो आपको उस डाटे के साथ शो नहीं करेगा। आपको अलग से इमेजेस का अलग से बना के वो देखनी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा सा इसका इशू है। अच्छा, ये ठीक है। ये फायर बेस, अभी दो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, फायर स्टोर और डाटाबेस। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद जस्ट मैं अपने मेन एक्टिविटी में आ जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये मेरा सारा काम पहले ऑलरेडी वही वाला काम है। ये मेरे पास स्क्रीन है, ईमेल पासवर्ड, मैंने दो चीज़ें फ़ोन और यूज़र नेम दो चीज़ें लिखवा ली थी। यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो लॉगिन वाले पे चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें, ये सिंपल सी स्क्रीन मैंने बनाई हुई है। कि यूज़र नेम और ईमेल तो ऑलरेडी जा रही थी। दो चीज़ें हम मैंने कहा कि मैं इसको अपनी डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा देती हूँ। ठीक है, जिस तरह फायरबेस ओथ है इसी तरह फायरबेस फायर स्टोर जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं उसका वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, फायरबेस फायर स्टोर। ठीक है, फायरबेस फायर स्टोर ऐप स्टोर। आप इसका जिस तरह से हमने फायरबेस ओथ बनाया था सेम इसी तरह ही फायर स्टोर, आप नाम कोई भी आप उसका दे दें। ठीक है, लेकिन ये फायरबेस फायर स्टोर इसीलिए वो क्लाउड फायर स्टोर के लिए है। तो अब इसका भी इंस्टेंस जिस तरह से हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया था इसी तरह ऐप स्टोर का भी इंस्टेंस क्रिएट कर लें। यहाँ पे ही मैं ऐप स्टोर इज इक्वल टू फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, जब हम ईमेल एंड पासवर्ड दोनों क्रिएट जब करने लगे, जब हमें सक्सेस का रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है, देन हम अपनी बाकी वैल्यूज़ को उसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र आईडी एक वो भी ले लेंगे। यूज़र आईडी उसने वहाँ पे ऑलरेडी जनरेट कर दी होगी, लेकिन हमने अब गेट भी तो करनी है स्ट्रिंग। यहाँ पे आप स्ट्रिंग का नाम जो भी रखना चाहे, मैं यूज़र आईडी रख देती हूँ। ठीक है, जैसे ही उसने रजिस्टर किया, यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड ईमेल दिया, यहाँ पे सक्सेस का रिस्पॉन्स आ गया जी, सक्सेसफुली आपका डाटा उसके अंदर चला गया। तो हमने अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने डाटाबेस के अंदर अपनी बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवानी है। तो इसके लिए यहाँ यहीं पे, ठीक है,
ईमेल एंड पासवर्ड के बाद यहीं पे हम सबसे पहले बताएं देखेंगे कि हमारी यूज़र आईडी जो उसने अपने पास ऑटोमेटिकली जनरेट करवाई है वो क्या है। ऑथ डॉट गेट यूज़र नेम डॉट गेट यू आई डी। इससे हमें पता चल जाएगा जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन करवाई है उसकी यूज़र आईडी क्या जनरेट हुई है, सेम यही वाली। ठीक है, क्या यहाँ पे ये आ रही थी, ये वाली आईडी। अब इसके अगेंस्ट डाटा हमें फायर स्टोर के अंदर स्टोर करवाना है। तो ये हमारे पास अब आ गई। आने के बाद अब हम इसको यूज़ करते हुए उसके अगेंस्ट ही डाटा स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट रेफरेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेफरेंस डॉट, बल्कि पहले डॉक्यूमेंट रेफरेंस का डॉक्यूमेंट बना लेना। रेफरेंस इज इक्वल टू एफ स्टोर डॉट कलेक्शन। अब कलेक्शन के अंदर, कलेक्शन बेसिकली यही चीज़ है आपके पास, ये वाली चीज़। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये वाली चीज़ है। ये जिस तरह से मैंने ये कलेक्शन बनाई है ना, यूज़र्स के नाम से, मैसेजेस के नाम से, ये वाली कलेक्शन चीज़ है। तो आप यहाँ पे जो कलेक्शन रखना चाह रहे हैं आप उसकी अपनी मर्ज़ी से रख दें। इसी तरह ये देखें, ये आईडी मैंने जनरेट करवा ली, इस आईडी के अगेंस्ट मैं डाटा स्टोर करवा दूँगी। अब मैं कलेक्शन जो मर्ज़ी रख दूँ। अब मैं यहाँ पे कलेक्शन का नाम मैं डाटा रख देती हूँ। ठीक है, डाटा रख दें, यूज़र रख दें, डॉट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आप यूआईडी दे दें। ठीक है, इस यूआईडी के अगेंस्ट एक डाटा का कलेक्शन बनाओ, वहाँ पे मैंने डाटा स्टोर करवाना है। ठीक है, इससे सिंपल और चीज़ें नहीं हो सकती। मैं और किस तरह से इससे सिंपल ज़्यादा बताऊँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे करें डॉक्यूमेंट रेफरेंस, बल्कि इससे पहले आप वैल्यूज़ जो हैं वो कट कर लें। मैप बनाए, यहाँ पे मैप, मैप स्ट्रिंग, जो जो वैल्यूज़ आपने उसको भेजनी है एक ऑब्जेक्ट की होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़र का बना लेती हूँ, इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, और यूज़र के अंदर मैं वैल्यूज़ जितनी भी मैंने डाटाबेस के अंदर वैल्यूज़ रखनी है, की वैल्यूज़ जिस तरह से आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप की जो भी देना चाहें, मैं नेम दे देती हूँ। अब नेम मैंने गेट नहीं किया हुआ तो मैं यहाँ पे नेम जल्दी से गेट कर लेती हूँ। स्ट्रिंग नेम और फ़ोन, था दो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा की थी। ई टी नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू